सोचिए, एक ऐसा आइडिया इतना पावरफुल कि वो करोड़ों लोगों को एक साथ ले आए। ये कहानी है भारत में राष्ट्रवाद के जन्म की, एक ऐसी चिंगारी जिसने सच में पूरे देश को रोशन कर दिया। ये कोई कुछ 100 या 1000 लोगों का आंदोलन नहीं था। नहीं, ये तो लाखों लोगों का एक सैलाब था। और ये सब शुरू हुआ 1920 के दशक में, जब भारत एक नए भविष्य की तरफ देख रहा था। तो इस कहानी की जड़ें हैं पहले विश्व युद्ध की राख में। सोचिए, एक ऐसा टाइम जब उम्मीदें पूरी तरह टूट चुकी थीं और पूरे भारत में दर्द और गुस्से का माहौल था। लोगों को लगा था कि चलो युद्ध खत्म हुआ, अब थोड़ी राहत मिलेगी। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। जबरदस्त टैक्स, चीजों के दाम आसमान छू रहे थे और गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। इन सब ने मिलकर लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। ये सिर्फ मुश्किलें नहीं थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ हो। और ठीक इसी माहौल में, इसी मोड़ पर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे। और वो अकेले नहीं आए, अपने साथ एक बहुत ही पावरफुल, एक नया आइडिया लेकर आए। उन्होंने इसे नाम दिया सत्याग्रह। अब ये कोई आम धरना या प्रदर्शन नहीं था, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। मतलब लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि सच और नॉन वायलेंस की ताकत से लड़नी है। मकसद था जुल्म करने वाले के दिल को, उसकी आत्मा को झकझोर देना। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गांधी जी के लिए ये कोई पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था, मतलब चुपचाप सहना नहीं। नहीं, ये तो एक एक्टिव, एक बहुत ही पावरफुल आत्मबल था। सच्चाई की वो ताकत जो सीधे आत्मा से निकलती है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी। गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में 3 कामयाब लोकल कैंपेन करके ये दिखा भी दिया था कि हाँ, ये तरीका काम करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आइडिया कैसे एक पूरे देश के आंदोलन में बदलता है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई थी। अपनी शुरुआती जीतों से उत्साहित होकर गांधी जी ने अब एक बड़े टारगेट पर नजरें जमाईं, रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा काला कानून था जो सरकार को ये पावर देता था कि वो किसी को भी बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में डाल सकती थी। मतलब ये तो नाइंसाफी की हद थी। और गांधी जी ने इसी के खिलाफ पूरे देश से एक साथ खड़े होने की अपील की। अब जब इतने सारे लोग सड़कों पर उतरे तो ब्रिटिश सरकार बुरी तरह घबरा गई और उनका जवाब था जुल्म। उन्होंने लोगों को दबाने के लिए हर तरीका अपनाया, जिसमें सरेआम बेइज्जती करना भी शामिल था। लेकिन जब ये विरोध धीरे धीरे हिंसा में बदलने लगा, तो गांधी जी ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने आंदोलन को रोक दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत वो सबसे ऊपर था। उन्हें एहसास हुआ कि एक और भी बड़े और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन की जरूरत है। एक ऐसा आंदोलन जिसका एक ही मकसद हो, एक ही नारा हो, स्वराज, यानी सेल्फ रूल, अपना राज। और बस यहीं से ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्वराज का नारा तो एक था, पर सवाल ये था कि इस एक शब्द का मतलब करोड़ों अलग अलग भारतीयों के लिए क्या था? क्या सबका मतलब एक ही था? जैसे शहरों में जो मिडिल क्लास था, उनके लिए स्वराज का मतलब था ब्रिटिश सिस्टम को सीधे सीधे चैलेंज करना। विदेशी सामान का बॉयकॉट करो, सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ो, अदालतें छोड़ो, मतलब अंग्रेजी हुकूमत की हर निशानी को नकार देना। और यही बात इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी, कि आज़ादी तो सबको चाहिए थी, लेकिन सबके लिए उस आज़ादी का मतलब एक जैसा नहीं था। किसानों के लिए अलग, आदिवासियों के लिए अलग और बागान में काम करने वालों के लिए बिल्कुल अलग। और यही जो अलग अलग मतलब थे, इसी की वजह से आगे चलकर एक ऐसा संकट आया जिससे लगा कि पूरा आंदोलन ही बिखर जाएगा। वो संकट आया 1922 में चौरी चौरा में, जहां एक पीसफुल प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। गांधी जी को ये महसूस हुआ कि लोग अभी एक बड़े नॉन वायलेंट आंदोलन के लिए तैयार नहीं हैं, और उन्होंने बहुत भारी मन से आंदोलन वापस ले लिया। अब आंदोलन तो रुक गया, पर कांग्रेस के अंदर ही एक बड़ी बहस शुरू हो गई। एक तरफ सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे पुराने नेता थे जो कह रहे थे कि हमें काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस जाकर सिस्टम के अंदर से लड़ना चाहिए। तो दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नौजवान नेता थे जो कह रहे थे कि नहीं, हमें और बड़ा आंदोलन करना होगा पूर्ण स्वतंत्रता के लिए।
और इस अंदरूनी बहस के बीच दो और चीजों ने हालात को और बिगाड़ दिया। एक तो दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी, जिससे किसानों की हालत बहुत खराब हो गई, और दूसरा साइमन कमीशन का आना। सोचिए, एक ऐसा कमीशन जो भारत का भविष्य तय करने आया था और उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। तो अब सिचुएशन ये थी कि आंदोलन बिखरा हुआ था, देश में बेचैनी थी, और ऐसे में एक ऐसे आइडिया की सख्त जरूरत थी जो सबको फिर से एक साथ जोड़ सके। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी फुल इंडिपेंडेंस का लक्ष्य तो रख दिया, पर ये एक बहुत बड़ा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था। अब चुनौती ये थी कि इस बड़े आइडिया को आम लोगों की जिंदगी के रोजमर्रा के मुद्दों से कैसे जोड़ा जाए। मतलब एक ऐसा मुद्दा कैसे मिले जो उद्योगपतियों को भी अपना लगे और किसानों को भी, जो अमीर और गरीब दोनों को एक ही लड़ाई में एक साथ खड़ा कर दे। और इसका जवाब महात्मा गांधी को मिला एक बहुत ही मामूली सी चीज में, एक ऐसी चीज जो हर भारतीय के घर में थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और वो चीज थी नमक। तो सवाल ये है कि इतनी साधारण सी चीज पर लगा टैक्स ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी चेहरा कैसे उजागर कर सकता था और एक राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई को फिर से कैसे शुरू कर सकता था। ये चुनाव एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अगले महान अध्याय की नींव रखी।